तैयारी करने वाले छात्रों के लिए केवीएस मदान की पुस्तक को ऑडियो पुस्तक के रूप में लाई हूँ और अभी हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आज हम प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ऑडियो पुस्तक के रूप में है, तो जैसा कि किताब में लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है, वैसे ही हम शब्दों का उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधियां एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। इन सबके सम्मेलन से ही शिक्षण प्रभावी बनता है। शिक्षण एक कला और कौशल है। इसका अधिग्रहण कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनका नीचे संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर। सामान्यतः यह माना जाता है कि अत्यधिक योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए और कम योग्य शिक्षकों को निम्नतर स्तर की कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए योग्यता का निर्धारण किया हुआ है, जेबीटी, बीएड, सीटेट, नेट इत्यादि। दूसरा है शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। प्रभावी शिक्षण के लिए समुचित कौशल संग्रह का होना आवश्यक है। कुछ शिक्षण कौशल जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ कौशलों के लिए एक भावी शिक्षक को सचेत प्रश्न करने पड़ते हैं। शिक्षक का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। शिक्षक स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता है। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करता है और अपने अनुभव से छात्रों के सवालों एवं कक्षा प्रबंधन को श्रेष्ठतर ढंग से नियंत्रित करता है। फिर अब हम देखेंगे कक्षा का वातावरण, क्लासरूम इन्वायरमेंट। एक शिक्षक को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठतर बनाने के लिए कक्षा का वातावरण सुगम बनाने की पहल करनी पड़ती है। फिर आर्थिक कारण, इकोनॉमिक फैक्टर। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक है और इसको सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहे तो उससे शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। यह शिक्षार्थियों पर भी समान रूप से लागू होता है। शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षक कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी सोच में स्वतंत्रता चाहते हैं। दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान प्रशासन के अधिकारी, चाहे वे विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के हों, शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए शिक्षक और प्रशासन दोनों में अच्छा समन्वय होना चाहिए ताकि शिक्षण उद्देश्यों को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है तो वह अपने शिक्षण से छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर पाता। लेकिन वहीं शिक्षक यदि अपने विशेषज्ञता प्राप्त विषय को पढ़ाता है तो वह उससे विद्यार्थियों को और अच्छे ढंग से समझा सकता है। समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी एंड पेरेंट्स। माता पिता की अपेक्षाएं चर हस्तक्षेप के रूप में कार्य करती हैं। वे शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं जिससे शिक्षण भी प्रभावित हो सकता है। अब हम देखेंगे शिक्षण कौशल, टीचिंग टेक्निक्स। शैक्षिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में निम्नलिखित शिक्षण कौशलों पर बल दिया गया है। लिखित शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण सामग्री का आयोजन करना, पाठ का परिचय सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्था करना, पाठ का परिचय देना, कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को व्यवस्थित करना, प्रश्नों का सही वितरण करना, प्रतिपुष्टि प्रबंधन, व्याख्या करना, उदाहरण सहित व्याख्या करना, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, कार्य प्रेरक वस्तु या संदीपन में विभिन्नता लाना, पाठ्यक्रम शिक्षण की गति तय करना, छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना, श्यामपट्ट या श्वेतपट्ट का उपयोग करना, पाठ का समापन करना,
सुपुर्द नियत कार्य असाइनमेंट, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, छात्रों को सीखने में आने वाली समस्याओं का निदान और उपचारात्मक उपाय करना, कक्षा प्रबंधन का प्रबंधन करना। फिर अब हम देखते हैं विषय विशेष, शिक्षण नीति और शिक्षण विधि में संबंध। नेट परीक्षा में शिक्षण विधि का विशेष उल्लेख है। शिक्षण विधि का चयन शिक्षण नीति के आधार पर किया जाता है, जो कि उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इनका मुख्य कार्य सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना है। इसमें मुख्यतः सूक्ष्म उपागम माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया गया है। इनके अलावा यहाँ शिक्षण युक्तियों का वर्णन भी आवश्यक है। स्टोन्स योम मॉरिन्स के अनुसार शिक्षण युक्तियां उद्देश्यों से संबंधित होती है। एक बार फिर से देखिए, स्टोन्स योम मॉरिन्स के अनुसार शिक्षण युक्तियां उद्देश्यों से संबंधित होती हैं और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वो कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य को पूरा करता है और कैसे छात्र शिक्षक तथा पाठ्य वस्तु में अंतः प्रक्रिया होती है, आदि बातें इसमें आती हैं। एक या कई युक्तियां सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना चाहिए। टैगोर जी के अनुसार एक शिक्षक को सदैव एक विद्यार्थी के रूप में होना चाहिए। दूसरी ओर शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पाठ्य वस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें शिक्षण के कलात्मक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया जाता है। शिक्षण विधियों में मुख्यतः स्थूल उपागम का अनुसरण किया जाता है। अभी तक हमने देखा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखेंगे शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। इग्नासियो एस्ट्राडा के अनुसार यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग से नहीं समझ पाता तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाएं जिससे शिक्षार्थी समझ पाए। शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां हैं, 3 मुख्य विधियां हैं, अध्यापक केंद्रित पद्धति, मिश्रित पद्धति और शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। तो सबसे पहले हम अध्यापक केंद्रित पद्धति देखेंगे। अध्यापक केंद्रित पद्धति जो होती है वो बड़े समूह की शिक्षण विधियां होती हैं। इसमें व्याख्यान होते हैं, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन, समूह शिक्षण, टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति, समीक्षा नीति, प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति। अब हम देखेंगे मिश्रित शिक्षण पद्धति। मिश्रित शिक्षण पद्धति क्या है? ये लघु समूह शिक्षण विधियां होती हैं। इसमें समूह परिचर्चा, संगोष्ठी मतलब सेमिनार्स, पैनल चर्चा, मस्तिष्क झंझावती ब्रेनस्टॉर्मिंग, परियोजना विधि, अनुशिक्षण विधि, प्रकरण अध्ययन, पात्र अभिनय, रोल प्ले, प्रदर्शन। अब हम देखेंगे शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति कैसी होती है? ये निजीकृत शिक्षण विधियां होती हैं, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड्स होते हैं। सुपुर्द नियत कार्य या अभिहस्तांकित कार्य, कार्यक्रम अनुदेश, कंप्यूटर आधारित शिक्षण, परस्पर संवादात्मक वीडियो, मुक्त अधिगम, सतत अनुकरण, अनुमानी विधि, ऐतिहासिक खोज विधि। अब हम देखेंगे अध्यापक केंद्रित पद्धति जो शिक्षण विधि है वो हम देखेंगे। अध्यापक केंद्रित पद्धति में क्या है? सबसे पहला है व्याख्यान विधि। व्याख्यान पद्धति सबसे पारंपरिक और प्रभावशाली शिक्षण पद्धति है और कई शिक्षकों द्वारा इसे अनुरूप माना जाता है। इस पद्धति में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। यहाँ शिक्षक एक सक्रिय भागीदार है, छात्रों को निष्क्रिय श्रोता माना जाता है। सामान्य तौर पर शिक्षक के व्याख्यान के दौरान छात्र शिक्षक के साथ बातचीत नहीं करते हैं। इस तरह यह एक तरफा संचार है। यह प्रकृति में निरंतर है। याद रखने और बाद में उन पर विचार करने के लिए छात्र तथ्यों और विचारों को सुनते, लिखते और नोट करते हैं। यदि शिक्षक छात्रों को
एक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति देता है तो शिक्षण को दो तरफा संचार बनाया जा सकता है। मूलभूत लक्षण, बेसिक फीचर्स क्या हैं? यह प्रकृति में औपचारिक और कथात्मक है। यह घटनाओं या तथ्यों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह एक समस्या की पड़ताल करता है। एडवांटेजेस क्या हैं, लाभ क्या हैं इसके? यह अल्पव्ययी और एक अकेला शिक्षक एक समय में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ा सकता है, जो अन्य विधियों का उपयोग करके संभव नहीं है। यह बहुत समय बचाता है और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय के भीतर अति सरलता से कंठस्थ किया जा सकता है। यह शिक्षक के कार्य को सरल बनाता है। यह तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोगी है। सामान्य तौर पर व्याख्यान के दौरान रुकावटों और विकर्षणों से बचा जाता है। इसकी अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धति के कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है। यह छात्र गतिविधि के लिए बहुत कम अवसर प्रदान करता है, क्योंकि शिक्षक कक्षा को रोचक बनाने के लिए विशेष ध्यान रखता है। यह सामान्य तौर पर शिक्षार्थियों को समस्याओं को हल करने के अवसर प्रदान नहीं करता। यह सीखने की प्रगति की जांच के लिए सीमित अवसर प्रदान करता है, चाहे छात्र भाग ले रहे हों और शिक्षक को कुछ समझा रहे हैं, शिक्षक जो कुछ भी समझा रहे हों। जिस वाक्यांश या भाव में एक ही बात को अलग अलग शब्दों में दो बार या अधिक कहा जाता है, उसे टोटोलॉजी कहते हैं। टोटोलॉजी क्या है? इस वाक्यांश या भाव में एक ही बात को अलग अलग शब्दों में दो बार या उससे अधिक कहा जाता है तो उसे हम टोटोलॉजी कहते हैं। छात्रों की रुचियों, योग्यताओं और बुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता। यह सीखने की व्यक्तिगत गति की अनुमति नहीं देता है। ये कुछ लिमिटेशंस दिए हैं जो अध्यापक केंद्रित पद्धति है। अब हम देखते हैं कि व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव कुछ दिए गए हैं, उसे देखते हैं। शिक्षक को व्याख्यान नोट्स शब्द दर शब्द पढ़ने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। शिक्षक को निरंतर ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्रों के साथ नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। फिर है परिचयात्मक टिप्पणियों, मुख्य शीर्षकों, उपशीर्षकों, आंकड़ों और महत्वपूर्ण डेटा और समापन टिप्पणियों के साथ अच्छी पाठ योजना आदि महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों को नोट्स बनाने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षक को सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे विद्यार्थी समझ सके। मुख्य बिंदुओं को वैकल्पिक भाषा में दोहराया जाना चाहिए। विचारों के संचार को बेहतर बनाने के लिए श्रव्य, दृश्य, निर्देशात्मक, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल सुविधाओं का प्रभावी उपयोग करना चाहिए। शिक्षक को दृष्टांतों और उदाहरणों का उचित उपयोग करना चाहिए। विभिन्न विचारों और सिद्धांतों की निष्पक्ष प्रस्तुति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को विचार उत्तेजक और समस्या समाधान प्रश्न पूछने के लिए व्याख्यान अवधि के दौरान अल्प विराम प्रदान करना चाहिए। स्पष्टीकरण और प्रश्नों के अंत में समय दें। व्याख्यान को निम्नलिखित अभिनव ढंग से संवादात्मक बनाया जा सकता है। जो हमारा लेक्चर है उसको और इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले प्रश्न लिखना, राइट ए क्वेश्चन। अपने सभी छात्रों से अब तक के व्याख्यान को प्रतिबिंबित करने और कागज पर एक या दो प्रश्न लिखने के लिए 1 या 2 मिनट बिताने के लिए कहें। थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर। पर्याप्त रूप से कठिन प्रश्न पूछने के बाद उन्हें जोड़ी बनाने के लिए कहें। फिर विद्यार्थियों से पूरी कक्षा के साथ अपने दृष्टिकोण साझा करने को कहें। विचार मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। छात्रों से नए विषय पर कोई विचार, धारणा, कहानी आदि साझा करने और उन्हें बोर्ड पर रिकॉर्ड करने के लिए कहना। क्लासरूम सिस्टम, क्लिकर्स। क्लासरूम रिस्पॉन्स सिस्टम, क्लिकर्स। यह निर्देशनात्मक तकनीकें हैं जो प्रशिक्षकों को कक्षा के दौरान बहुविकल्पीय और कभी-कभी मुक्त प्रतिक्रिया प्रश्नों के लिए छात्र प्रतिक्रियाओं को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने की अनुमति देती है। बैक चैनल। बैक चैनल शब्द छात्र से छात्र और छात्र से शिक्षक वार्तालाप को संदर्भित करता है जो व्याख्यान और प्रस्तुतियों के दौरान हो सकते हैं। जस्ट इन टाइम टीचिंग, जस्ट इन टाइम टीचिंग, JITT। छात्रों से छोटे सेमिनार पाठ्यक्रमों में पढ़ने की अपेक्षा करना,
असामान्य बात नहीं है, जो इन क्लास चर्चाओं की नींव रखता है। टीम आधारित शिक्षा, टीम बेस्ड लर्निंग, TBL, यह अच्छी तरह से विकसित शिक्षण पद्धति GITT के समान है, जिसमें इसमें प्री क्लास छात्र कार्यभार का लाभ उठाना सम्मिलित है। अब देखेंगे व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी। प्रयोग प्रदर्शन वैसे तो छोटे समूह की शिक्षण विधि मानी जाती है, लेकिन अगर इसको व्याख्यान शिक्षण विधि से मिश्रित करके कक्षा शिक्षण में उपयोग किया जाए तो व्याख्यान की काफ़ी कमियों को दूर किया जा सकता है। इस नीति में शिक्षक व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्यामपट्ट एवं अन्य सहायक सामग्री की सहायता से चित्र एवं कथन प्रस्तुत करता है। प्रदर्शन के मध्य में शिक्षक छात्रों से प्रश्न भी पूछता रहता है, जिससे छात्रों को अधिक स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। समूह शिक्षण पद्धति, टीम टीचिंग मेथड। समूह शिक्षण बड़े समूह में पढ़ाने के लिए एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें 2 या अधिक शिक्षक योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित होते हैं। जैसे 2 या 3 शिक्षक कक्षा में एक ही समय में अपने अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। एक शिक्षक प्रकरण के विषय में व्याख्यान देता है और सैद्धांतिक बातें करता है। एक शिक्षक प्रकरण के विषय में व्याख्यान देता है और सैद्धांतिक बातें करता है। दूसरा शिक्षक व्यवहारिक पक्ष की बात करेगा। तीसरा समसामयिक पहलुओं पर बात करेगा। विचार गोष्ठी, परिसंवाद, पैनल चर्चा, इसके ही विभिन्न रूप कहे जा सकते हैं। समूह शिक्षण के लाभ क्या हैं? समूह शिक्षण के कुछ तो लाभ होंगे। इस विधि में छात्रों द्वारा सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जा सकता है। इसमें कई शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। समूह शिक्षण की कुछ लिमिटेशन भी हैं। समूह शिक्षण की सीमाएं, इस विधि के लिए विशेष दक्ष शिक्षकों को ढूंढना एक कठिन कार्य होता है। इसमें शिक्षण के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। इस विधि में समय निर्धारण और योजना बनाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं विषय विशेष। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण एक छात्राध्यापक के लिए प्रशिक्षण का वह प्रारूप है जिसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को निम्न उपायों द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना, पाठ्य वस्तु को एक संप्रत्यय तक ही सीमित रखना, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को घटाकर 5 और 10 के बीच रखना, पाठ के कालांश को 5 और 10 मिनट के बीच सीमित करना, सूक्ष्म शिक्षण को अध्यापक प्रशिक्षण और विशेषतः शिक्षण कला के अभ्यास क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नवीन प्रयोग अथवा नवाचार के रूप में देखा जाना चाहिए। यह अध्यापकों को शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीक है। अतः इसे किसी भी अवस्था में शिक्षण तकनीक नहीं समझा जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद ही एक अध्यापक को उनका शिक्षण कैसे रहा, इस बात की जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त पुष्टि प्रदान करने में काफ़ी सहायक होते हैं। शिक्षण कार्य में अनेक अति विशिष्ट कौशलों का समावेश होता है। परंपरागत शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा इन कौशलों में प्रवीण होना संभव नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण ही एक ऐसी तकनीक है जो इन कौशलों में पारंगत होने का अवसर देती है। टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति। टेलीविज़न प्रस्तुति रेडियो या ऑडियो प्रस्तुति से अधिक बेहतर होती है। इसके द्वारा शिक्षण को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। टेलीविज़न के लाभ क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों, विशेषज्ञों को कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधि वयस्क शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। चित्रमय व्याख्यान और प्रदर्शन अन्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे स्लाइड्स, मॉडल, नमूने आदि के पूरक होते हैं। यह प्रदर्शन दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकता है।
यह विधि भूगोल, खगोल विज्ञान आदि विषयों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। टेलीविज़न की सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। इस विधि में द्विमार्गीय संदेशवाहन की संभावना कम होती है। इस विधि में जटिल प्रसारण अवधि को समायोजित करने में कठिनाई होती है। समीक्षा नीति, रिव्यू स्ट्रेटजी, व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, समूह शिक्षण विधि, सबके पुनरावलोकन को समीक्षा नीति का नाम दिया जाता है। इसमें शिक्षक को कक्षा शिक्षण की प्रगति का पता चलता है, क्या हो चुका है, कितना पाठ्यक्रम शेष है, शिक्षण में क्या क्या त्रुटियां हैं, शिक्षण विधि में क्या सुधार वांछित है, इत्यादि। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। समीक्षा मौखिक या लिखित रूप से हो सकती है। फिर प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति, इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति को क्या कहा जाता है? सुकराती विधि। इनमें मुख्य 3 सोपान होते हैं: प्रश्न निर्माण, उनका प्रस्तुतिकरण एवं छात्रों के माध्यम से ही नवीन ज्ञान देना। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्नोत्तर विधि के समय छात्र सक्रिय हो जाते हैं या छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में भी उपयोगी हैं। लघु समूह शिक्षण विधियाँ, शिक्षण के अधिकतर तरीके छोटे समूह में सिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये तरीके निम्न हैं, जैसे समूह विचार विमर्श, सेमिनार, परियोजना का काम, संरक्षण, भूमिका निभाना इत्यादि। फिर हम देखेंगे समूह परिचर्चा। समूह चर्चा छोटे समूहों में सिखाने की मूलभूत विधियों में से एक है। इसे समूह के संचार और पारस्परिक विचार विमर्श के रूप में जाना जा सकता है। वर्णित किया जा सकता है। समूह चर्चा 3 प्रकार की हो सकती हैं: पूर्णतया नियोजित, आंशिक रूप से नियोजित और अनियोजित। बज्र वार्तालाप समूह वार्तालाप का ही रूपांतरण है। जो बज्र वार्तालाप है वो समूह वार्तालाप का ही रूपांतरण है, जिसमें छोटे समूहों के साथ लघु, संक्षिप्त, संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा सत्र होता है, जिसका निष्कर्ष पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस पर प्रश्न उत्तर सत्र होता है। समूह परिचर्चा के रूप, कि उनके क्या क्या रूप हो सकते हैं। समूह परिचर्चा के रूप, चर्चा के मुख्य प्रकार: कक्षा चर्चा, औपचारिक समूह चर्चा, एक संगोष्ठी के संदर्भ में चर्चा, अभियुक्त संगोष्ठी और सम्मेलन हो सकते हैं। कक्षा चर्चा क्या है? क्लासरूम डिस्कशन। यह कक्षा के भीतर चर्चा का एक अनौपचारिक ढंग है। इस स्थिति में शिक्षक एक नेता के रूप में कार्य करता है, विषय को प्रस्तुत करता है तथा चर्चा का मार्गदर्शन और निर्देशन भी करता है। छात्र भी एक नेता की भूमिका निभाता है तथा मुख्य बिंदुओं को उसके द्वारा या किसी और छात्र के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर नोट किया जा सकता है। औपचारिक समूह चर्चा क्या है? फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। औपचारिक समूह चर्चा में एक छोटी समूह चर्चा और एक बड़ी समूह चर्चा सम्मिलित होती है। यहाँ किसी विषय के कई पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। चर्चा प्रारंभ करने के लिए एक शिक्षक अध्यक्ष व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। वह चर्चा के लिए विषय का परिचय देता है तथा चर्चा के उद्देश्यों की भी व्याख्या की जाती है। यहाँ छात्रों को 3 से 5 छोटे समूह में बांटा जा सकता है। शिक्षक एक सूत्रधार और संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। वह आवश्यकता अनुसार समूहों की सहायता के लिए उपलब्ध है। चर्चा समय काल में पहल, समन्वय और नियंत्रित किया जाता है। यह एक अभिलेखी चर्चा के बिंदुओं को नोट करता है। आवंटित समय के अंत में अधिक से अधिक 30 मिनट में सभी समूह एक बड़े समूह के रूप में पुनः एकत्रित हो जाते हैं। प्रत्येक छोटे समूह का नेता या अभिलेखी प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और फिर शिक्षक समान चर्चा का नेतृत्व करके बिंदुओं को स्पष्ट करता है तथा अंत में चर्चा को सारांशित करता है। समूह चर्चा निम्न प्रकार से हो सकती है। पहले तो नियोजित, यह निष्कर्ष और उद्देश्यों के बारे में निश्चितता है, जिसमें चर्चा एक प्रशिक्षक द्वारा उचित क्रम में निर्देशित की जाती है। आंशिक रूप से नियोजित, पार्शली प्लान्ड,
यहाँ समापन और प्रारंभिक कथन ज्ञात है, लेकिन इस बीच में चर्चा निर्देशित नहीं है या तो बहुत कम निर्देशित है। अनियोजित, अनप्लान्ड। चर्चा के लिए प्रस्तुत विषय बिना किसी प्रारंभिक वक्तव्य के है और इसके बाद की चर्चा बिना प्रशिक्षक मार्गदर्शन के पूरी तरह स्वतः स्फूर्त है। समूह चर्चा के लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है? इसमें समूह के सभी सदस्यों की सहभागिता होती है। इसमें प्रशिक्षुओं की गहन सोच को विकसित किया जाता है ताकि वे अपने विचारों और राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। समूह चर्चा मौखिक, अशाब्दिक और लिखित संचार कौशल के विकास के लिए उपयुक्त होती है। समूह चर्चा की सीमाएं। यदि समूह चर्चा व्यवस्थित ना हो तो इसमें बहुत समय व्यर्थ हो सकता है। इस विधि में कुछ प्रतिभागियों द्वारा अपने बेहतर संचार कौशल के आधार पर प्रभुत्व की संभावना रहती है। इस विधि में प्रशिक्षुओं का आकलन करना कठिन होता है। फिर समूह चर्चा के आयोजन के लिए समान सिद्धांत उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और सभी प्रतिभागियों द्वारा समझा जाना चाहिए। समूह के सदस्यों को मानसिक रूप से तैयार होकर आना चाहिए। उनमें चर्चा किए जाने वाले विषय के बारे में बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। परिनियामक को कार्यवाही का मार्गदर्शन और समन्वय करने की आवश्यकता है ताकि चर्चा को बिंदु पर रखा जा सके। चर्चा के मुख्य बिंदुओं को रिकॉर्ड करने के लिए समूह द्वारा एक रिकॉर्डर चुना जा सकता है। मुख्य बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड या श्वेत बोर्ड पर नोटिस किया जा सकता है। समूह में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति में स्वतंत्रता के भाव होने चाहिए तथा एक संकोची व्यक्ति को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा सभी दृष्टिकोणों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए। चर्चा में एक रिपोर्ट, निर्णय, अनुशंसा या किसी उचित सारांश के साथ ठीक से समाप्त किया जाना चाहिए। हम देखेंगे पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन क्या है। एक पैनल में 6 से 8 व्यक्तियों, एक पैनल जो होता है इसमें 6 से 8 व्यक्ति होते हैं। ये उन्हीं का समूह होता है एक। इसमें शिक्षार्थियों के साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पैनल चर्चा। इसके लिए शिक्षक पैनल के उन सदस्यों का चयन करता है जो प्रभावी ढंग से सोच सकते हैं और विषय के विभिन्न पहलुओं पर बात कर सकते हैं। शिक्षक को स्वयं भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए। पैनल चर्चा का लाभ क्या है? पैनल चर्चा यदि अच्छी तरह से आयोजित की गई है तो यह एकल वक्ता मंच से शिक्षार्थियों के लिए अधिक रुचिकर होती है। यह विधि सामान्यतः सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों के लिए उपयोगी है। पैनल चर्चा की लिमिटेशंस क्या हैं? इस विधि में विशेषज्ञों को एकल मंच पर लाना कठिन होता है। प्रायः देखने में आता है कि इस विधि में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। फिर हम देखते हैं परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक इस विधि के प्रमुख संस्थापक हैं। प्रोजेक्ट मेथड के संस्थापक कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के। परियोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इस प्रविधि में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। छात्र उसका हल निकालने के लिए एक निश्चित अवधि तक के लिए प्रयासरत रहते हैं। शिक्षक उनके मार्गदर्शन बन सकते हैं। इसकी एक निश्चित प्रारूप में रिपोर्ट भी बनती है। फिर परियोजना विधि के लाभ क्या? प्रोजेक्ट विधि के परियोजना विधि के माध्यम से छात्र में गहन सोच की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि के माध्यम से छात्र समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर परियोजना विधि की लिमिटेशंस क्या हैं? इस विधि में निरंतर जांच की आवश्यकता होती है। इस विधि में कार्य करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो जाती है। बेस्ट या प्रकरण अध्ययन, केस स्टडी। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा में छात्रों की सहभागिता कि उच्च स्तर पर सुनिश्चित करना है। यह विधि उन छात्रों के लिए भी सहायक है जो सीखने के लिए अभी तक केवल पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहे हैं। यह उनके सीखने के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह अध्ययन आमतौर पर व्यक्तियों द्वारा एक संगठन के रूप में वास्तविक स्थिति का वर्णन करना, निर्णय लेना, चुनौतियों का सामना करना
इत्यादि है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः मनोविज्ञान, प्रबंधन, जीव विज्ञान, विधिक अध्ययन, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषय में किया जाता है। व्यष्टि अध्ययन के लाभ क्या हैं? यह विधि भाग लेने वाले को विश्लेषण, गंभीर जांच, मूल्यांकन और तर्क वितर्क को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह विधि निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने की क्षमता को बढ़ाती है। यह छात्रों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है। व्यष्टि अध्ययन की सीमाएं कितनी हैं? लिमिटेशंस। इस विधि को उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक बहुत कम हैं। यह अध्ययन सभी विषयों और स्थितियों के लिए उपयोगी नहीं है। पात्र अभिनय, अनुकरणीय या भूमिका निर्वाह। शिक्षक छात्रों के ज्ञानवर्धन, मानव संबंधी कौशल और उनकी पारंपरिक और व्यक्तिगत समस्याएं हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पात्र अभिनय प्रविधि में विषय वस्तु से संबंधित साहित्यिक, ऐतिहासिक, वर्तमान या काल्पनिक घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण किया जाता है। इससे विद्यार्थी अलग अलग पात्रों की भूमिका अदा करता है। इससे उनका प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उनके मानवीय कौशल भी बेहतर बनते हैं। पात्र अभिनय के लाभ। यह वास्तविक जीवन की स्थितियों की एक झलक है। यह विधि समूह के सदस्य की सहभागिता पर बल देती है। इस विधि में तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। यह विधि निर्णय, समस्या समाधान संबंधी, वार्ता, कार्यक्षमता संबंधी कौशलों को विकसित करती है। यह विधि सहभागियों के दृष्टिकोण को बदलने में प्रभावपूर्ण होती है। पात्र अभिनय की सीमाएं, लिमिटेशंस। इसमें अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं। प्रायः वास्तविक जीवन की परिस्थितियों भूमिका निभाने में अधिक जटिल होती है। इस विधि में पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। शिक्षण की व्यक्तिगत प्रणाली को समस्या का चयन करने के अलावा सभी विषय वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह लिखित सामग्री के माध्यम से अवगत करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस प्रणाली में मूलतः 5 तत्व होते हैं: सीखने में निपुणता, आत्मगति, लिखित सामग्री या अधिक बल, खुला अनुशासन और व्याख्यान। अब व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली के लाभ क्या है? इस प्रणाली में शिक्षार्थी को दक्षता प्राप्त होती है। शिक्षार्थी अपनी स्वयं की तय की गई गति से सीखता है। और व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली की सीमाएं, लिमिटेशन। यह तीव्रता से परिवर्तन होती हुई पाठ्यक्रम सामग्री के लिए उपयुक्त नहीं है। यह प्रणाली मनोसंचालक और भावात्मक ज्ञान क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यह विधि सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस विधि को कक्षा में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रदर्शन और मौखिक स्पष्टीकरण नियोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह श्रव्य दृश्य स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक है। प्रदर्शन विधि के लाभ। यह विधि वस्तुओं, विचारों और सामग्री को समझाने में प्रभावशाली होती है। यह विधि अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। यह विधि उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और मनोसंचालक ज्ञान क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। प्रदर्शन विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस। इस विधि में प्रयोगात्मक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केवल कुछ ही अवसर होते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। शिक्षार्थी केंद्रित। अभी तक हम क्या देख रहे थे? अध्यापक केंद्रित पद्धति। अब हम देखेंगे शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, लर्नर सेंटर्ड मेथड। और इसका पूरा अध्ययन हम लोग कल करेंगे, लेकिन आज एक थोड़ा सा ऐसी एक ओवरव्यू इसका देख लेते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। ये विधियां शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जाती हैं।
इसमें उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। यह प्रयत्न किया जाता है कि उनकी भिन्नताओं को कक्षा शिक्षण एवं बेहतर शिक्षा प्रणाली में वांछनीय हद तक समायोजित किया जाए। व्यक्तिगत शिक्षण विधियों का निम्नलिखित रूप से वर्णन किया गया है। सुपुर्द नियत कार्य या हस्तांकीय कार्य असाइनमेंट। इस विधि का उपयोग छात्रों को विशेष प्रयोजनों के रूप में किया जाता है, जैसे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना, सर्वेक्षण करना और संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाना इत्यादि। इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक कार्य की योजना तैयार करते हैं और उस कार्य के संदर्भ में जानकारी इकट्ठी करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। या किसी भी विषय पर तैयारी की जा सकती है, लेकिन यह ऐसी होनी चाहिए कि छात्र उसे मात्र पुस्तकों से ही अनुकृत ना करे, कॉपी ना करे। तो हम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति कल पूरा पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप सभी का नेट JRF क्लियर हो।